हेलो गाइस, आशा भारद्वाज दिस साइड। वेलकम टू द ए भारद्वाज क्लासेस। आज हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का, जो कि हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या यूज़ है हमारे जीवन में, इसको अच्छे से समझेंगे। पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन। The process of transporting the absorbed food, water and waste product from one place to another in the body is called transportation. ट्रांसपोर्टेशन हो गया यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड जो हमारा बन चुका है, वो फूड का ट्रांसफर, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो हर सेल से निकलता है उसका ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ करता है वन प्लेस टू अनदर, उसी को बोल दिए ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक मेन प्रोसेस हो गया जिसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन, सारा ट्रांसपोर्टेशन आता है। चलिए देखते हैं अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये हो गया दो तरह का उसका पार्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल से। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में हमारे एनसीईआरटी और हमारे क्लास 10 के सिलेबस में दिया हुआ है कि हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में दो तरह का सर्कुलेशन होता है। अब सर्कुलेशन क्या हुआ? सर्कुलेशन हो गया एक ऐसा सर्किट जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है या फिर हमारा लिम्फ एक सिस्टम करता है। उस सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम दो सिस्टम बनाए। इन ह्यूमन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दो पार्ट आता है, वो आता है ब्लड और हार्ट, और लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट होता है लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम का। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कंसिस्ट ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हार्ट, यानी कि सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले जानेंगे ब्लड क्या होता है, उसका कंपोनेंट क्या है, क्या क्या टाइप है सब। ये गाइस शुरू करते हैं हम ब्लड से। ब्लड का दो पार्ट होता है, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड पार्ट में हम प्लाज्मा देखते हैं और सॉलिड में हम ब्लड सेल देखते हैं। ब्लड सेल हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हो गया रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी हो गया वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स तो हम जानते हैं वो हो गया क्लॉटिंग का काम आता है। सबसे पहले हम प्लाज्मा को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले जानते हैं कि ब्लड कैसे टूटा सॉलिड और लिक्विड में। जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एक ब्लड को एक ट्यूब में लिए, ट्यूब में अगर हम उसको तोड़ते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल करते हैं उसके साथ, तो वो टूट के बनता है ऊपर वाला लिक्विड पार्ट और नीचे में एक सॉलिड पार्ट बनता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल करने के लिए को एक मिनट में 10,000 बार राउंड उसका घुमाना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा होता है कि एक बर्नर मतलब कि बीकर है, उसमें रख दिए उसको और वो रोटेट कर करके अलग कर देता है दोनों चीज़ को। तो वही दोनों सॉलिड लिक्विड अलग होता है। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड है, वो ऊपर में तैरता है। अब देखते हैं प्लाज्मा को डिटेल में। तो यहाँ जो प्लाज्मा है इट कंटेन्स 55% ऑफ ब्लड। ये प्लाज्मा में 55% ब्लड का रहता है। 90% ऑफ प्लाज्मा इट इज़ वाटर। इसका 90% पानी है। 8 to 10% अदर मटेरियल है जिसमें कि न्यूट्रिशन आता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो फेंट येलो होता है और क्रीम कलर का होता है। जस्ट लाइक जो क्रीम कलर है हमारा टेप का, वही क्रीम कलर का ये होता है। और ये प्लाज्मा है ये लिक्विड पार्ट है जिसमें कि सारा सॉलिड पार्ट, ये जो ब्लड सेल आता है वो और इनिशियल न्यूट्रिशन को वो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से। यानी कि प्लाज्मा का बेसिकली यही काम है ना, सारा सॉलिड पार्ट को और न्यूट्रिशन को कवर अप करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखते हैं अगला आरबीसी। आरबीसी जो रहता है उसका दूसरा नाम है, मतलब कि आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है यूथ्रोसाइट्स। यूथ्रोसाइट्स और आरबीसी का साइज होता है 7 to 8 mm यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ओवल और बायोकॉन्केव यानी कि कुछ ऐसा। ठीक है, यानी कि ओवल शेप का मोटा मोटी ये आरबीसी होता है हमारा। और इसमें ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही इसमें सेल डिवीज़न होता है। इसका फॉर्मेशन जो साइट होता है, चूँकि इसमें न्यूक्लियस और सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए नया फॉर्मेशन इसका न्यू बॉर्न से होता है और न्यू डेथ होता है। तो न्यू फॉर्मेशन जो होता है इसका वो होता है एडल्ट में बोन मैरो के थ्रू, और एम्ब्रायोनिक स्टेज में जब आदमी मतलब कि बच्चा गर्भ में रहता है तब वो लीवर में होता है। इसका डेथ साइट हो गया यानी कि जहाँ ये ख़त्म होता है वो स्प्लीन है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि मुर्दा घर कहते हैं आरबीसी का, जो कि हमारे बिहाइंड द स्टोमच रहता है और एबव द एब्डोमिन रहता है। ठीक है, स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी जमा होता है। आरबीसी का जो मेन होता है आपका वर्किंग डे होता है 120 लाइफ स्पैन आरबीसी का।
अब हम देखते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन उसका पिगमेंट हो गया। आरबीसी का बेसिकली कलर जो है वो पिंक होता है और रेड होता है उसका कॉम्बाइंड कलर, ठीक है। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को तोड़ते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा कि हेमो मतलब हो गया पिगमेंट, और जो कि जिसका मतलब होता है कलर, और ग्लोबिन का हो गया प्रोटीन। ये एक कलर प्रोटीन है जिसके थ्रू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरीज होता है। बेसिकली जो हमारे शरीर में होता है वो 4.5 पर क्यूबिक मीटर होता है फीमेल के बॉडी में हेमोग्लोबिन का संख्या, जो कि एवरेज माना गया है, और 5.5 मिलियन पर स्क्वायर क्यूबिक मीटर हो गया मेल में। ये हमारा मतलब कि हेमोग्लोबिन की संख्या बताई गई है। अब देखते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनरेगुलर शेप का होता है। ये कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। जहाँ ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि हमारा कटा वो एक जाल तरह का बिछा दिया और इनेमी अगर अटैक करता है हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो उससे लड़ने का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर इनरेगुलर होता है और इसका साइज जो है वो 12 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पैन इसका डिपेंड ऑन वर्क होता है। ये जैसा काम रहेगा वैसा डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा भारी काम है तो ये जल्दी बनेगा, जल्दी मरेगा, और अगर काम नहीं है तो ये कुछ दिन तक भी रहता है। इसका भी एरिया ऑफ फॉर्मेशन बोन नैरो में होता है। चूंकि डब्ल्यूबीसी हम जानते हैं कि ये कलरलेस लिक्विड है, तो ये कलरलेस ब्लड है। इसका मेन काम जो होता है ये बॉडी डिफेंस में आता है। बॉडी डिफेंस करता है एज अ सोल्जर। सोल्जर की तरह ये बॉडी डिफेंस करता है। जहां भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक होता है, आइदर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि हमारे आउटर कवर में भी अगर कुछ दिक्कत आता है तो पहले ब्लड का क्लॉटिंग होगा, उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो करेगा या फिर बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको अटैक करने, तो यह बॉडी डिफेंस का काम आता है। ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है यानी व्हाइट ब्लड सेल, वो स्टोर होता है लिम्फ टिश्यू में। लिम्फ टिश्यू ब्लड टिश्यू की तरह ही होता है। हम इसको अच्छा से डिटेल में बताएंगे। हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो उसका कोई डेथ स्पेसिफिक जगह नहीं होता है। वो जो है मतलब कि जहां मरा तो दूसरा जो लिविंग डब्ल्यूबीसी है वो डेथ डब्ल्यूबीसी को खा लेता है, यानी कि जो लिविंग है वो खा लेगा डेथ वाले को। ये जो माइक्रोलीटर में ये रहता है, ये इसका टोटल मतलब कि हम जो करते हैं तो माइक्रोलीटर पर क्यूबिक एरिया में हम देखेंगे तो ये 8000 से 11000 जो है माइक्रोलीटर प्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं इसके आगे प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का बेसिकली वर्क होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून का थक्का जमना, ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। प्लेटलेट्स जो होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, ये इनरेगुलर शेप होता है। बेसिकली ये राउंड और ओवल शेप का होता है। ये प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब जैसे कि कहीं का ब्लड वेसल्स टूट गया, कहीं से कट हो गया, वो ब्लड बाहर आने लगा, तो ये जो प्लेटलेट्स होता है वो कवर अप करता है एक जाल बना के। वही जाल के कारण जो है हमारा खून उस जगह से बाहर नहीं निकलता और वो धीरे धीरे हमारा शरीर उसको रीजनरेट कर लेता है और हमारा वेसल जहाँ से टूटा रहता है वो ठीक हो जाता है। यानी कि प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। प्लेटलेट्स अगर रहेगा तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा, अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो उसमें खून का थक्का नहीं जमेगा। डेंगू का जो बीमारी होता है उसमें जो होता है ना, ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो प्लेटलेट्स की कमी होती है तो वो डेंगू का पेशेंट को अगर कट उठ हो जाता है तो वो जमता नहीं है उसका खून नहीं जमने के कारण उसका जो है ना खून बहते ही रह जाता है। इसके कारण ये हार्मफुल डिजीज है। अब तो खैर इसकी दवा निकल चुकी है। खैर आगे देखते हैं। अब जानते हैं ब्लड टाइप के बारे में, यानी कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बेसिकली 4 तरह से होता है। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, जिसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होता है। ब्लड ग्रुप बी, सेम हियर, फिर ए बी ब्लड ग्रुप और ओ। ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसमें जो एंटीजन पाया जाएगा वो ए का पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए का, बी का, और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन पाया जाएगा, ए का भी और बी का भी। ये जो दोनों एंटीजन पाए जाने के कारण इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, यानी कि ये दोनों से खून ले सकता है। और ओ जो है हमारा यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके पास कोई अपना एंटीजन नहीं रहता। एंटीजन जो नहीं रहता है तो इसी कारण ये ओ जो है ये ए बी को भी खून दे सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर इन तीनों को खून दे सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या है, यहाँ एक फिगर दिख रहा है आपको, वो ह्यूमन हार्ट है। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इसका कॉम्बिनेशन अब जो है ना इसका एडवांस वर्जन आते जा रहा है, वही एडवांस वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट इज अ पर्ल शेप्ड एंड ट्रायंगुलर इन आउटलाइन, wider at the interior end and narrower at the posterior end.
इट हैव 4 चैम्बर, 2 एट्रियम एंड 2 वेन्स। इसके अंदर 2 एट्रियम रहेगा और 2 वेन्स रहेगा। मसल्स दैट आर यूज्ड इज कार्डियक मसल्स, the important muscles which from which heart is made from cardiac muscle, a very important question that arises। उसके बाद हम जानते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट इज रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड टू द लंग्स। राइट साइड जो होता है वो रिसीव करता है ब्लड बॉडी से और सेंड करता है लंग्स तक। तो ये हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सब जगह प्रेशर रिलीज होता है, तो हम फिगर से समझते हैं। लेफ्ट साइड हो गया हमारा रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू द बॉडी, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ये हमारे शरीर के बाकी हिस्से तक ट्रांसफर होगा, और हमारा जो राइट साइड वाला है वो हमारे सारे बॉडी का ब्लड को सक करने के लिए ये लंग्स तक जाएगा। लंग्स में जाके ये ऑक्सीजनेटेड होगा। अब लंग्स में जाके ये कैसे होता है इसको समझने के लिए हम एक फिगर है, डायग्राम है, उसको अच्छे से समझते हैं। उसको समझने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि राइट साइड वाला कैसे रिसीव करता है जो कि लंग्स तक जाता है, और फिर लंग्स में कैसे प्यूरिफाई होकर वो वापस से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए तो आप देखते हैं ये कैसे होता है बॉडी सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये जो हम बता रहे थे कि लंग्स में जाता है तो कैसे जाता है, उसी को अच्छा से डिटेल है। तो सबसे पहले जो हमारा हार्ट है वो तो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। बीच में इसका स्प्लीन है जो कि हमारे लेफ्ट और राइट को अलग अलग करता है। हमारा जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सबसे पहले जो हमारा लंग्स होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में बदलता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड को बदलने से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करता है। लेफ्ट एट्रियम में जब एंट्री करता है तो वह लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जो कि बहुत प्रेशर से आता है। यही प्रेशर के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में रन करने के लिए ये करता है। इसी में हमारा धक 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 जो आवाज़ है वो यही वर्क करता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये आगे आता है हमारे बॉडी ऑर्गन तक जाने के लिए। तो उसके जो हार्ट से निकलने के बाद वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा वो मेन आर्टरी में आता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी से होते हुए हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है, और बॉडी ऑर्गन में पहुंचने के बाद जब वह अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऑक्सीजन सारा बॉडी पार्ट्स कैरी करता है। उसके बाद डीऑक्सीनेटेड जो होता है ब्लड वह मेन वेन के थ्रू, यहाँ मेन आर्टरीज था, उसके बाद यहाँ मेन वेन के थ्रू ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर जाता है। ऊपर जाके हमारे हार्ट में एंट्री करता है। ये हमारा राइट साइड का हार्ट में एंट्री करता है। राइट साइड का हार्ट में जब ये एंट्री करता है तो ये राइट एट्रियम में एंट्री करेगा। राइट एट्रियम में एंट्री करके यह उसके बाद फिर ये प्रेशर बनाएगा। ये प्रेशर के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। यही राइट वेंट्रिकल से जब ये लंग्स के लिए निकलता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलता है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से, जो कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है लंग्स के थ्रू। अब ये कैसे आता है एक बार फिर से समझते हैं। पहले पल्मोनरी वेन में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू, उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम में एंट्री किया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को सेकंड बोलेंगे, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर मेन आर्टरी में आता है। ये एरोटा जिसको बोलते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये जो डीऑक्सीनेटेड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा वो बचा, वो मेन वेन के थ्रू हमारा वापस से हार्ट में आ जाता है, जो कि राइट साइड हार्ट में जाएगा। राइट साइड में ये सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है, फिर ये प्रेशर जनरेट करता है जिससे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। ये प्रोसेस होता है। ये पल्मोनरी वेन 1, फिर लेफ्ट एट्रियम से राइट 2, फिर मेन आर्टरी 3, फिर बॉडी ऑर्गन से फिर मेन वेन में 4, और उसके बाद फिर ये एंट्री करता है हार्ट में, तो ये हो गया हमारा 5। उसके बाद फिर ये जब हमारे लंग्स में वापस लौटता है तो वो हो गया पार्ट 6। यही 6 प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम समय में एंट्री करता है। जो हमारा धक धक आवाज करता है ये वही है। ये साइकिल चलते रहता है और हमारे जीवन में चलते रहता है। होप यू अंडरस्टूड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसा होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन और अदर एनिमल में कैसा रहता है हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल तो हम नहीं जानेंगे, थोड़ा सा बस जान जाएंगे कि क्रोकोडाइल का कितना होता है, फिशेस का कितना होता है, थोड़ा देखते हैं। उसके आगे फिर हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट शुरू करते हैं। हार्ट इन अदर एनिमल। हार्ट इन अदर एनिमल में आता है सबसे पहला नंबर फिश। फिश में 2 चैम्बर रहता है। उसी तरह एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है। इसका एम्फीबियन और रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और अदर वर्टिब्रेट जैसे कि हम लोग हुए, मैमल्स और बर्ड्स, इस सब में 4 आता है, यानी कि 4 उसमें आता है जो कि अदर वर्टिब्रेट्स है, जैसे कि मैमल और बर्ड। ये कि वार्म ब्लडेड एनिमल रहेगा, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वैसा एनिमल जिसका हार्ट का चैम्बर
2 या 3 रहे उसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहेंगे, यानी कि जिसका डिफरेंस नहीं हो, जैसा बाहरी इन्वायरमेंट में जो है मौसम है उसी के अनुरूप उसके शरीर के अंदर का भी टेम्परेचर उसी अनुरूप बदले। और वार्म ब्लडेड एनिमल वैसा हो गया जिसका बाहरी टेम्परेचर कुछ भी रहे, उसका अपना बॉडी टेम्परेचर रहेगा, वो उसी के थ्रू रन करे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैमल, यानी कि हम लोग और बर्ड्स। ठीक है, अब जानते हैं हमारा आखिरी पॉइंट, लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ। लिम्फ होता क्या है? यह एक कलरलेस लिक्विड है जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को कंटेन करता है। दैट काउज डिजीज दैट यूज टू क्लीन द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ये डब्ल्यूबीसी के मदद करता है हमारे प्रिवेंशन में। ये एक लिम्फेटिक सिस्टम में रन करता है जो कि ब्लड वेसल से इंडिपेंडेंटली यानी कि अलग चलता है। इसका अपना अलग सिस्टम है जो कि हमको डिजीज से सेव करता है। अब तो चलिए उसको शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में जो सबसे पहले आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है? बहुत बड़ा कंफ्यूजन बचपन से रहा कि जाइलम क्या हुआ। सीधा मानो जाइलम मतलब जल, जल यानी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम मतलब हो गया फूड, फूड मतलब खाना, फूड। फ्लोएम का काम हो गया फूड, शुगर और एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, फ्लोएम जो है बाय डायरेक्शनल होगा, जबकि जाइलम जो हमारा यूनी डायरेक्शनल होगा, अपवर्ड, क्योंकि पानी का काम हमें रूट से लीफ तक ही होता है। जो हमारा पार्ट जाइलम में तो ऐसे 4 पार्ट होता है, पर उसका 2 पार्ट इनिशियल है जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट यानी कि पानी पहुंचाने में काम आता है। वो है जाइलम वेसल और ट्रैचेट्स। जाइलम वेसल में हमारा जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज और लिग्निन का बना होता है। सेल्यूलोज जिसका पेपर बनता है और लिग्निन जो कि ऊढ़ रहता है। ठीक है, और एक आता है ट्रैचिड। ट्रैचिड हो गया पिट, पिट यानी कि होल रहता है ये कि थिक सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर होल रहता है जिसके थ्रू पानी जो है वो कलेक्ट होता है। जाइलम वेसल में सबसे पहले पानी रूट कैप्चर किया, जाइलम वेसल में आया। जाइलम वेसल जो होता है एक तरह का लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि डेड सेल से बना रहता है। सेल्यूलोज और लिग्निन उसका सेल वॉल रहता है, और इसके अंदर जो ना ब्रोकन ट्यूब रहता है नीचे में जो कि पानी को कलेक्ट करता है। ट्रैचिड क्या करता है, उसके अंदर होल रहता है। ठीक है, उसका अच्छा से हम डायग्राम दिखा देंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो ट्रैचिड है उसमें पिट रहता है, जो छोटा छोटा होल जिसके थ्रू जो है सेल वॉल के अंदर जो कि पानी का ट्रांसफर करता है वन ट्रैचिड टू अनदर। इसी ट्रैचिड का ट्रांसफर जो है ना ऊपर तक होता है, जाइलम को पानी पहुंचाने में काम आता है। यही जो पानी जो होता है एक प्रेशर जनरेट होता है इवोपरेशन के थ्रू, ये जिसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो प्लांट का बाहर निकल जाता है ट्रांसपीरेशन के, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन हो गया इवोपरेशन इन विच एक्स्ट्रा वाटर आर लिबरेटेड और एक्सटेंडेड आउट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जितना ज़्यादा पानी रहता है वो बाहर निकल जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू, और नया पानी जो है वो एक्सर्ट करता है जमीन से। ये एक प्रेशर बनाता है जिसके थ्रू जो है पानी जो है जाइलम वेसल से ट्रैचिड, ट्रैचिड से हर प्लांट तक पहुंच जाता है। इसका मेन जो फंक्शन है जाइलम में वो ट्रांसपीरेशन में आता है। ठीक है, अब हम जानेंगे फ्लोएम। फ्लोएम का जो काम होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, हम जानते हैं, जो कि अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होता है। फ्लोएम का जो उसका भी 4 भाग होता है, पर इसका भी एक भाग काम करता है, वो है स्टीप ट्यूब। स्टीप ट्यूब क्या होता है, वो भी एक लॉन्ग चेन है। उस चेन के थ्रू क्या होता है, वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो ना फूड का जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू एक सेल से दूसरा सेल में खाना पहुंचाता है। तो फ्लोएम का काम यही रहा। होप यू अंडरस्टूड हाउ द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वर्क। अब यही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, इसके आगे हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे।